एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो डायरेक्टर शिंग से पूछ रहा होता है कि तुम रोबोट बे की मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से हो, तुम्हारे लिए हमारे सॉफ्टवेयर डॉक्टर क्लाउड को हैंडल करना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा। पर वो उसे एक बार ट्राई करने देने के लिए कहती है। अब वो अपने लैपटॉप के अंदर कुछ कोड वगैरह लिखती है, फिर वो उन्हें उनके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर देती है, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और उनके सिस्टम में जो फेलियर हुआ था वो रीस्टोर हो जाता है। जो देखकर वो डायरेक्टर उसे प्रेज करता है और जेशिंग उसे बोलती है कि बे की फेज 2 के लिए आप एक और बार कंसिडर कर सकते हैं क्या। जिस पर वो उसे बताता है कि वो रोबोट अच्छे से डायग्नोसिस तो करते हैं, लेकिन उसके बाद भी पेशेंट्स फिर से डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए कहते हैं, जो कि हमारे लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ाता है। जो सुनकर शिंग कहती है कि अगर हम इस रोबोट को टाउन्स और ऐसे विलेजेस में लोगों की हेल्प करें इसे टेस्ट करने के लिए जहाँ पर हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटीज़ ना हो, तो ये वर्क कर सकता है ना। जिस पर वो हाँ बोलता है। तभी वहाँ पर हान तिंग भी आ जाता है। डायरेक्टर लिहू से बताते हैं कि शिंग ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तो हान बोलता है कि जल्दी ही डॉक्टर जांग की टीम आकर सिस्टम को अपग्रेड करके सारे बग्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। फिर जब ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तो शिंग उसे कहती है कि आज जो सॉफ्टवेयर के अंदर बग आया था वो कोई एक्सीडेंट नहीं लग रहा था। जब मैंने पेशेंट्स के वहाँ पर सिस्टम फेलियर देखा तो एक आदमी उनके सॉफ्टवेयर को ब्लेम कर रहा था। साथ ही वो डोंगयांग कंपनी को भी ब्लेम करते हुए उन्हें कोई अच्छा सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए बोलता है। इसलिए जेशिंग उसे इस मैटर के लिए आगे इन्वेस्टिगेशन करने की सलाह देती है। जो सुनकर हान उसे आज के लिए थैंक यू कहता है। तभी हान को शाओ का फ़ोन आता है। वो भी उसे यही सारी चीज़ें बताता है और बताता है कि किसी ने हमारे सिस्टम फेलियर की फ़ोटो अपलोड करी है। जो सुनकर वो उसे मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है और हान यहाँ पर फिर से जीशिंग को थैंक यू बोलता है। फिर वो उसे उसी के साथ चलने के लिए बोलता है कि वो उसे ड्रॉप कर देगा, लेकिन जीशिंग मना कर देती है। तो हान कहता है कि तुम गॉसिप को अवॉइड करने के लिए ऐसा कर रही हो ना, जिस पर वो हाँ बोलकर थोड़ी सी सैड होती है। ये देखकर हान कहता है कि तुम्हें लोगों की ओपिनियन की चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें जो करना है वो करो बिना किसी के भी बारे में सोचे हुए। ये बोलकर चला जाता है। तभी जीशिंग के पास एक ग्रैंड माँ आती है, जो कि उसका फ़ोन मांगती है अपने बेटे को कॉल करने के लिए कि उसका डेंटल चेकअप हो गया है, क्योंकि उनके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो जीशिंग उन्हें अपना फ़ोन दे देती है। वो अपने बेटे को कॉल करने के बाद जीशिंग से पूछती है कि क्या आज की प्रॉब्लम तुमने सॉल्व करी है, जिस पर वो हाँ बोलती है। जिस चीज़ के लिए वो ग्रैंड माँ उसे थैंक यू कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा इतनी दूर आना वेस्ट नहीं हो पाया, और उसे बोलती है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो हमारे शिंटियान फिशिंग विलेज के अंदर ज़रूर आना। जो सुनकर जीशिंग बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर जैन जैंग से कह रहा होता है कि जीशिंग ने हान की डीबगिंग करने में मदद की। ये सुनकर जैंग कहती है कि वो भला ऐसे कैसे कर सकती है, अगर वो और ज़्यादा प्रॉब्लम कर देती तो भला हम क्या करते। वो उसे कहती है कि शिंग बहुत ही जल्दी प्रमोट हो रही है और तुम्हारी पोजीशन के लिए खतरा बनती जा रही है। तो चैन कहता है कि मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ये कहकर चला जाता है। वो अब जीशिंग को अपने कैबिन में बुलाकर कहता है कि डॉक्टर क्लाउड अब बे के साथ काम करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने तुम्हें साइन अप कर दिया है। ये सुनकर वो कहती है कि ये तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है ना। वो उसे कहता है कि इससे तुम्हें अच्छा चांस मिलेगा अपने सुपीरियर को अपना हार्ड वर्क दिखाने का, और अब मैं तुम्हारी प्रमोशन की बात फिर से करूंगा। तभी वो बोलती है कि प्रमोशन की बात तो तुमने पहले भी की थी ना। तो वो उसे बोलता है कि हाँ वो मैं करने वाला था, लेकिन तुमने जो इतना बड़ा सीन क्रिएट किया उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, और मोस्टली अभी तुम्हें प्रमोशन भी नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट का बोनस है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ये सुनकर शिंग कहती है कि मैं विक्टिम हूँ, तो भला मुझे ये सब क्यों सहना पड़ रहा है, और तुम सच कह रहे हो कि उस पार्टी की वजह से मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा, या फिर मुझे कभी प्रमोशन मिलना ही नहीं वाला था। ये बोलकर वो उसे कह देती है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, पर वो उसे झूठ बोलने लग जाता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने गलत सुना होगा। जो सुनकर जीशिंग गुस्सा होकर वहाँ से जैंग के पास जाती है और उससे पूछती है कि मैं इंजीनियर हूँ, तो मुझे मार्केट और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम क्यों करना पड़ रहा है। जिस पर वो बिना कुछ रिएक्शन दिए कहती है कि ये तो तुम्हारा डायरेक्टर चेन ने दिया था ना तुम्हें, तुम भला मेरे पास क्यों आ रही हो। वो कहती है कि मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तब से बे प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, लेकिन अभी मुझे दूसरा काम भी करना पड़ रहा है, मेरी भी एक लाइफ है और मेरा बोनस भी कैंसिल कर रहे हैं। पर जैंग यहाँ पर उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है और बोलती है कि क्योंकि चेन ने जू की साइड ली थी, इसी वजह से तुम बहाना लगाकर उसकी कंप्लेंट कर रही हो ना, तुम बहुत ही ज़्यादा नैरो माइंडेड हो। पर जेशिंग उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर जैंग उस पर चिल्लाकर कहती है कि तुम टैलेंटेड हो, लेकिन तुम फ्यूचर का भी सोचो, और हमारी जैसी कंपनी तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेगी जो कि तुम्हें अपने ड्रीम के लिए सपोर्ट कर रही है। ये सुनकर शिंग सैड होकर चली जाती है और अपने डेस्क पर जाकर सारी बातों को याद करके बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। तभी चैन आकर उसे प्रोजेक्ट की फाइल भेजने के लिए बोलता है, पर वो कोई भी जवाब नहीं देती। तो वो उसे यहाँ पर गुस्सा होने से मना करता है और बोलता है कि अगर ये बे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो हम दोनों का ही प्रमोशन होगा। इन छोटी सी चीज़ों की वजह से तुम भला जैंग से क्यों झगड़ा कर रही हो, तुम्हारे आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर शिंगू से फेज 2 का प्रपोजल मेल कर देती है और जॉब छोड़ने का बोलकर अपना कार्ड फेंक कर वहाँ से चली जाती है।
जिसे इस तरीके से जाते हुए हान देख लेता है, लेकिन वो उस पर भी ध्यान नहीं देती और सीधा चली जाती है, जिसे ऐसे देखकर हान समझ जाता है कि उसने रिजाइन कर दिया है। और क्योंकि उसे जिशिंग को डॉक्टर जियांग की टीम के अंदर ज्वाइन कराना था, इसीलिए वो उसका रिज्यूमे डायरेक्टली एचआर को भेजने के लिए बोल देता है। इधर जिशिंग रास्ते में चलते हुए यीचन को फ़ोन कर रही होती है कि उसने जॉब छोड़ दी है। वो कहती है कि उन्हें फ्लैट खरीदना अभी कुछ टाइम के लिए होल्ड करना पड़ेगा। तो यीचन उसे कहता है कि कोई बात नहीं है, अगर तुमने जॉब छोड़ भी दी ना तो मेरे लिए तुम्हारी खुशी ज़्यादा मैटर करती है, और उसे अच्छे से रेस्ट करने के लिए कहता है। तभी यीचन का कलीग आकर उससे बोलता है कि ये काम तुम सेमिनार के बाद कर सकते हो, पर वो कहता है कि सेमिनार होने के बाद मैं शिंगांग जा रहा हूँ। और अपने कलीग के जाने के बाद वो अपने बैग से एक डायमंड रिंग निकाल कर देखने लग जाता है, जो कि उसने जिशिंग को प्रपोज करने के लिए खरीदी थी, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। अब अगले दिन जिशिंग सोफे पर ऐसे पड़ी हुई थी, जिसे ऐसे देखकर उसकी रूममेट पूछती है कि अभी तक तुम काम के लिए नहीं गई हो। तो वो उसे बता देती है कि उसने जॉब छोड़ दी है। ये सुनकर वो शौक होकर पूछती है कि यीचन को पता है इस बारे में। तो बोलती है कि हाँ उसे पता है, और उसने मुझे फ़िलहाल आराम करने के लिए बोला है, तो मैं वही कर रही हूँ। उसी वक्त उसे जीजू का वॉइस मैसेज आता है, जिसमें वो उसे बताता है कि उसने उसके प्रपोजल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, और क्या तुम उसे आकर देख सकती हो। तो वो फटाफट से उठकर उससे मिलने के लिए चली जाती है। अभी दोनों वापस से कैफ़े के अंदर मिलते हैं, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है जब उसे पता चलता है कि जिशिंग ने रिज़ाइन कर दिया है, और उसे फिर से उसके 3D प्रिंटिंग बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए कहता है। जिशिंग भी बोलती है कि मुझे टाइम चाहिए, मैं अभी कुछ भी करना नहीं चाहती। तो वो उसे यहाँ पर कॉलेज टाइम की बात याद कराता है। उसी वक्त जिशिंग को उसी ग्रैंडमा का फ़ोन आ जाता है, जो कि उसे हॉस्पिटल में मिली थी। वो उसे बोलती है कि मेडिसिन लेने के बाद भी मेरे दांत में दर्द हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे विलेज से हॉस्पिटल बहुत ही दूर है। अभी मैं थोड़े टाइम ये दवाई खा लूँ या फिर मैं हॉस्पिटल जाऊँ वापस से चेकअप कराने के लिए। तो शिंगू से बोलने लग जाती है कि वो इस सब में उसकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि वो कोई डॉक्टर नहीं है, और उसे हॉस्पिटल में जाने के लिए कहती है। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुमने कल वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था, जिससे कि मुझे लगा कि तुम डॉक्टर होंगी। अब वो उसकी मदद करने के लिए उसे थैंक यू बोलती है और कॉल रख देती है, और जीजू का प्रपोजल देखने में लग जाती है। जिसके बाद हम जिशिंग को उसकी रूममेट्स के साथ देखते हैं, जहाँ पर लिली उसे बोलती है कि उसका एक क्लाइंट अपनी कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढ रहा है, तो क्या मैं तुम्हें वहाँ पर रिकमेंड करूँ। पर वो उसे मना कर देती है और बोलती है कि मेरा एक जूनियर है जो कि मुझे अपने साथ स्टार्टअप में काम करने के लिए कह रहा है, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ। ये सुनकर वो लोग बोलने लग जाते हैं कि तुम पागल हो क्या, उसके लिए कितने पैसे लगेंगे पता भी है तुम्हें। पर जिशिंग फिलहाल उन्हें ये सब सोचने के लिए मना करती है। उसी वक्त उसे ऑफिस की तरफ से बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए मैसेज आता है, जहाँ उसे शिंटियान विलेज में जाना था, क्योंकि अभी तक उसका रिजाइन प्रोसेस नहीं हुआ था और ये काम कोई भी नहीं करने वाला था, इसीलिए उसे दिया गया था। तभी उसकी फ्रेंड्स बोलने लग जाती है कि इस विलेज की सीनरी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो वो लोग वहाँ पर साथ में चलते हैं। लेकिन जिशिंग कुछ सोच रही थी। अगले दिन हान का असिस्टेंट उसे कुछ रिपोर्ट देता है, जिसमें ये डिटेल्स थी कि बे रोबोट कहाँ पर टेस्टिंग के लिए जा रहा है। तभी वो देखता है कि जिशिंग फिशिंग विलेज के अंदर जा रही है उस रोबोट की कैंपिंग के लिए, इसीलिए वो भी वहाँ पर जाने का डिसाइड करता है, जो देखकर उसका असिस्टेंट स्माइल करने लग जाता है और उसके लिए सारे अरेंजमेंट करता है। अगले दिन अब जैसे ही जिशिंग बस से उतरकर उस फिशिंग विलेज के अंदर पहुंचती है, तभी उसे वहां पर हानतिंग मिल जाता है, जो कि उसका लगेज लेकर कहता है कि मैं तुम्हें लोकेशन पर लेकर चलता हूँ। अब उसके साथ चलते चलते यहाँ पर बातें कर रहा होता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर रिजाइन करने के बाद भी काम करने के लिए आई हो। तो बोलती है कि मैंने कमिट किया था कि मैं अपने लास्ट डेज में भी अच्छे से काम करूँगी। तब हान उसे बताता है कि डॉक्टर जियांग जो है वो एआई और डॉक्टर क्लाउड में काम करने वाले हैं। ये सुनकर वो उसे प्रेज करती है। तो हान उसे खुश होकर कहता है कि तुम मेरी कंपनी डोंगयान को ज्वाइन कर लो। और डॉक्टर जियांग को भी पता चल गया है कि तुमने उस दिन सॉफ्टवेयर के अंदर जो डीबगिंग की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व की थी, इसीलिए वो चाहते हैं कि तुम उनकी टीम को ज्वाइन करो। तो शिंगू से बताती है कि कंपनी में मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मैं फिलहाल किसी भी कंपनी के साथ ऐसे किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकती। तो हान बोलता है कि वो सब मैं इनवैलिड करा दूंगा, तुम उसकी टेंशन मत लो, और तुम्हें यहाँ पर सैलरी भी अपनी पुरानी जॉब से अच्छी मिलेगी। पर जिशिंग बोलती है कि फिलहाल मैं कन्फ्यूज़ हूँ। तो वो उसे प्रोपोर्शनल तरीके से काम करने के लिए बोलता है और बताता है कि डॉक्टर जियांग भी ऐसा ही करते हैं, और तुम जैसे दो स्टबर्न लोग अगर एक साथ काम करेंगे तो ज़रूर कुछ बड़ा लेकर आएंगे। इसीलिए वो उसे इसके बारे में सोचने के लिए कहता है। जिसके बाद जिशिंग विलेज में लोगों को उनके रोबोट के बारे में बताकर डायग्नोसिस कराने के लिए कह रही होती है। तभी वहाँ पर उसे वही ग्रैंडमा मिल जाती है और वो उन्हें बताती है कि ये रोबोट उसे ने डिज़ाइन किया है। ग्रैंडमा कहती है कि अच्छा है, कम से कम इसकी वजह से अब हमें इतनी दूर हॉस्पिटल तो नहीं जाना पड़ेगा। वो यहाँ पर अपनी एक फ्रेंड के साथ आई हुई थी और बताती है कि उसकी दांत में दर्द है। उस लेडी के पैर में भी कोई प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो स्टिक का सहारा लेकर चलना पड़ता है। तो शिंगू से डायग्नोसिस करवाती है, जहाँ डॉक्टर से सारी चीज़ें बता देते हैं कि फ़िलहाल उन्हें क्या क्या करवाना पड़ेगा, जिससे कि उनकी दांत की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इधर हान विलेज की चीफ से बात कर रहा होता है, जहाँ वो चीफ उससे कहता है कि इस डॉक्टर क्लाउड का वो
लोग अच्छे से यूज़ करेंगे और उसे थैंक यू बोलता है। इसी बीच वो लेडी जब उठते हुए गिरने वाली थी तो शिंग उसे पकड़ लेती है, लेकिन वो जिशिंग को दूर हटाकर बोलती है कि वो खुद चल सकती है और अपने स्टिक के सपोर्ट से चलने लग जाती है, जो देखकर ग्रैंडमा जिशिंग को बताती है कि बचपन में उनकी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसका पैर काटना पड़ा और उसे अभी आर्टिफिशियल लेग का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो कभी भी किसी की मदद नहीं लेती। ये बोलकर वो अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है, जिन्हें जाते हुए जिशिंग बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी हान उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या सोच रही हो, तो बोलती है कि वो खुश है कि उसने जो रोबोट बनाया है वो लोगों की हेल्प कर रहा है, और फिर से काम में लग जाती है। जिसे खुश देखकर हान कॉलेज के टाइम के बारे में याद करने लग जाता है कि कैसे वो उस वक्त भी एआई के थ्रू लोगों की मदद करना चाहती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिशिंग जिस गेस्ट हाउस के अंदर रुकी हुई थी, वहाँ पर वो ग्रैंडमा उसके लिए कुछ विश लेकर आ जाती है और बोलती है कि मेरी फ्रेंड ने तुम्हारे लिए भेजा है उसकी मदद करने के लिए, तुम इसे रख लो, नहीं तो वो सैड हो जाएगी, इसीलिए वो उन्हें रख लेती है। जिशिंग अब यहाँ पर उनसे दूसरी ग्रैंडमा के बारे में पूछती है कि उन्हें चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ग्रैंडमा बताती है कि वो अनकंफर्टेबल है क्योंकि वो जो आर्टिफिशियल लेग उन्हें लगा हुआ है वो उनकी साइज का नहीं है। उन्हें कस्टमाइज आर्टिफिशियल लेग बनवाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च आएगा, इसीलिए उन्होंने वो नहीं लगवाया। ये सुनकर शिंग सैड हो जाती है और बोलती है कि हमारी मेडिकल स्किल्स अच्छी हो रही है और क्या पता जल्दी उन्हें इस चीज़ का सोल्यूशन भी मिल जाए। जो सुनकर ग्रैंडमा उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। शिंग अब रात को सी साइड के पास होती है, जहाँ पर ग्रैंडमा ने जो उस लेडी की बात बताई थी उसे याद कर रही थी, और वो जीजू की बातों के बारे में भी सोच रही होती है कि फिलहाल उसे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर हान आ जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए हवा खाने के लिए आई हूँ। जब जिशिंग उससे पूछते है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो भी उसे यही जवाब देता है। जिशिंग अब आसमान को देखते हुए बोलने लग जाती है कि ये वास्ट यूनिवर्स हमें कितना छोटा फील करवाता है। तो हान बोलता है कि छोटा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम मीनिंगफुल लाइफ जिए तो, और अगर हम छोटे एफर्ट्स करते रहेंगे तो इससे हम काफ़ी डिफरेंस बनाते जाते हैं। जो सुनकर शिंग उसे देखने लग जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसे अभी भी याद है, क्योंकि ये सारी लाइन्स जिशिंग ने अपनी स्कूल स्पीच के अंदर बोली थी। तो हान बोलता है कि मुझे तो ये भी याद है कि कैसे ट्रॉफी मिलने के बाद तुम इतनी ज़्यादा खुश थी, और याद करता है कि कैसे ट्रॉफी मिलने के टाइम वो सिर्फ उसे ही देख रहा था। तो शिंग बोलती है कि वो टाइम कितना अच्छा था, हमारे पास आइडिया था, एम्बिशन था, सब कुछ था, हमें सिर्फ आगे बढ़ते रहना था। तो हान उसे कहता है कि जब तुम थोड़े दूर आ जाते हो तो अपने ड्रीम को ही भूल जाते हो, लेकिन जो अपनी ड्रीम से जुड़ा हुआ रहता है वही कुछ कर पाता है। ये सुनकर शिंग कहती है कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि लोगों की हेल्प करना मेरा ओरिजिनल ड्रीम था, हेल्थ केयर के साथ। तो हान उसे इसके लिए हार्ड वर्क करने के लिए बोलकर वापस से गेस्ट हाउस में चलने के लिए कहता है और दोनों चले जाते हैं। अगली सुबह जिशिंग बस में बैठकर अपने घर जाने के लिए निकल जाती है, जिसे हान स्माइल करते हुए बाय करता है। तभी उसे शॉ का कॉल आता है, जो उससे पूछता है कि क्या तुमने जिशिंग को मना लिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इस पर वो हाँ बोलता है कि वो हमें ज्वाइन ज़रूर करेगी। ये बोलकर वो भी उस विलेज से चला जाता है, लेकिन जिशिंग तो यहाँ से वापस जाने के बाद सीधा जो से जाकर कहती है कि वो उसके साथ कंपनी स्टार्ट करेगी। जो सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी उसे डोंगयांग मेडिकल से ऑफर लेटर आ जाता है, जिसे देखकर वो एकदम हैरान हो जाती है। इधर हान शाओ के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है, जहाँ वो एक भी बास्केट शाओ को नहीं करने देता, जिसे शाओ कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी इसीलिए आई है कि शिंग तुम्हारे साथ काम करने वाली है। तभी उसे शिंग का कॉल आता है और वो स्माइल करके उसका कॉल पिक करता है, पर उसकी कॉल उठाते हुए उसकी स्माइल गायब हो जाती है, क्योंकि जिशिंग ने उसके साथ काम करने के लिए मना कर दिया था और अब वो खुद की कंपनी स्टार्ट करने वाली थी। जो देखकर शाओ हान को मारते हुए कहता है कि तुम उसके ओरिजिनल ड्रीम को परसीव करने के लिए उसके पीछे उस विलेज तक गए और अभी वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर रही है। पर हान कुछ भी नहीं बोलता और फिर से बास्केटबॉल खेलने लग जाता है। इधर जो जिशिंग से बोल रहा होता है कि तुम्हें ये ऑफर डोंगयांग कंपनी से मिला है और तुम श्योर हो कि तुम उसे रिजेक्ट कर रही हो। तो शिंग कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, और दोनों खुश हो जाते हैं। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने ये बात ये जंग को बताई है। तो बोलती है कि वो कुछ दिनों में वापस आ रहा है, तो मैं उसे सामने से मिलकर ही बता दूंगी और वो मुझे ज़रूर से सपोर्ट करेगा। अब वो जैसे ही घर पहुंचती है तो घर के बाहर ईचंग खड़ा हुआ था, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और हक करते हैं। उसके पूछने पर ईचंग बताता है कि उसका काम जल्दी खत्म हो गया, इसलिए वो वापस आ गया। अब घर में जाकर ईचंग उससे कहता है कि तुम ऐसे देखकर मैं रिलीफ हूँ, मुझे तो लगा था कि तुम जॉब छोड़ने की वजह से अभी तक सैड होगी। पर जिशिंग उसे बताती है कि वो 3D प्रिंटिंग का स्टार्टअप कर रही है। ये सुनकर ईचंग की स्माइल ही गायब हो जाती है। वो उसे बोलता है कि कंपनी स्टार्ट करना इतना आसान नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम गुस्से में कोई भी डिसीजन ले लो। तो शिंग कहती है कि मैं अच्छे से सोच लिया है इसके बारे में। ईचंग उसे बोलता है कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करूंगा, तुम्हारा कोई भी डिसीजन हो।
और बोलता है कि मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ जिसका आगे ब्राइट फ्यूचर है, तो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। उसे उन दोनों के फ्यूचर को भी ध्यान में रखने के लिए बोलता है। अब रात में हम जीशिंग और उसकी फ्रेंड्स को देखते हैं जिन सभी के लिए ईचेन डिनर बना रहा था, और वहाँ पर इन लोगों की एक और फ्रेंड शूजी भी आ जाती है, जहाँ पर शिंग सभी के सामने बोलती है कि मैं अभी 28 साल की हो गई हूँ और मैं इसे और डिले नहीं कर सकती। जो सुनकर ईचेन अपने पास से रिंग निकालने वाला होता है, जो चीज़ शूजी भी देख लेती है, पर तभी शिंग कहती है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है। ये सुनकर ईचेन अपनी पॉकेट के अंदर रिंग वापस रख लेता है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसकी रूममेट कहती है कि मुझे लगा था कि तुम अपनी मैरिज की अनाउंसमेंट करने वाली हो। तो शिंग उन्हें बताती है कि कैसे वो विलेज में उस लेडी से मिली और वो ऐसे ही लोगों की 3D प्रिंटिंग की मदद से हेल्प करना चाहती है। जो सुनकर ईचेन थोड़ा सा सैड होता है और शूजी जी शिंग से कहती है कि फिर तो तुम अपना सारा टाइम और पैसा कंपनी में लगाओगी, तो जो तुम फ्लैट खरीदना चाहती थी उसका क्या। लिली भी उसे बोलती है कि अगर तुम फेल हो गई तो। इस पर जीशिंग कहती है कि चाहे आउटकम कुछ भी हो, मैं एक बार ट्राई करना चाहूँगी। जॉब करके मरने से तो अच्छा ही है कि मैं अपने बिजनेस में फेल हो जाऊँ। और ईचेंग की तरफ देखकर बोलती है कि अगर मैं सक्सेसफुल हो गई तो ईचेंग उसे हक करके कहता है कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करूँगा। जिन्हें ऐसे देखकर लिली बोलने लग जाती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा लकी हो जो कि तुम्हें ईचेंग जैसा बॉयफ्रेंड मिला है जो कि तुम्हें हर चीज़ में सपोर्ट करता है। तभी ईचेंग उसे अपना कार्ड निकाल कर देता है जिसमें उसने फ्लैट की डाउन पेमेंट के लिए पैसे सेव किए हुए थे ताकि इससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। जो देखकर उसके फ्रेंड्स बोलने लग जाते हैं कि हम तो तुमसे बहुत ही ज़्यादा जेलस है, काश हमें भी एक ऐसा बॉयफ्रेंड मिल जाए। अब डिनर के बाद जब ईचेंग बर्तन साफ कर रहा था तभी शूजी उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आ जाती है। वो उससे कहती है कि क्या तुम सच में शिंग को सपोर्ट कर रहे हो। मुझे लगता है कि इस समय शिंग को बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। तो ईचेंग कहता है कि वो करना चाहती है तो कर सकती है और अगर फेल हुई तो मैं उसकी हेल्प करूँगा। शूजी कहती है कि मतलब तुम्हें भी यही लगता है कि वो फेल होगी। ईचेंग कहता है कि उसका टेम्परामेंट तो तुम जानती हो ना, अगर वो एक बार ट्राई नहीं करेगी तो लाइफ में सेटल डाउन नहीं करेगी, इसीलिए मैं उसे ये करने देना चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वो थोड़ा पैसा ही तो वेस्ट करेगी ना। जो सब कुछ जीशिंग सुन लेती है और थोड़ी सैड होकर ईचिंग का जो कार्ड था उसके कोट में वापस रख देती है। अगले दिन हान का सेक्रेटरी उसे ऑफिस में बताते हैं कि जीशिंग अपने ऑफिस से सारा सामान लेकर अभी जा रही है। तो हान उससे मिलने के लिए अपने कैबिन से निकलकर चला जाता है। इधर जीशिंग भी अपना सारा सामान लेकर अपने कलीग्स को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचती है तो उसे ईचिंग का कॉल आता है ये पूछने के लिए कि तुमने मेरा कार्ड वापस क्यों किया। तो बोलती है कि मेरी सेविंग्स काफ़ी है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और अगर मुझे कभी ज़रूरत होगी तो मैं तुमसे पैसा मांग लूँगी। तो यूचिंग उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट बैकअप रहूँगा और फ़ोन कट करता है, लेकिन उसके चेहरे से देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो खुश है। वहीं जीशिंग कैफ़े में जाकर अपने लिए स्ट्रॉबेरी केक ऑर्डर करती है तो हान वहाँ पर आकर उसे बोलता है कि तुम ख़राब मूड में हो क्या, क्योंकि जब भी तुम स्ट्रॉबेरी केक खाती हो उस वक्त ऐसा ही होता है। वह अब उससे यहाँ पर उसके स्टार्टअप कंपनी के बारे में पूछता है तो बताती है कि वो 3D प्रिंटिंग का बिजनेस करना चाहती है और उसे कोई एडवाइस देने के लिए पूछती है, पर वो बोलता है कि मैंने तुम्हें एडवाइस दी तो तुम कंपनी स्टार्ट कर रही हो और अगर कोई और एडवाइस दी तो तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाओगी। तो जीशिंग बोलती है कि हाँ पता है कि मैंने तुम्हारा ऑफर रिजेक्ट किया, लेकिन मैं सच में बिजनेस करना चाहती हूँ। तो आन बोलता है कि हाँ मैं उस सब के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं ये देखने के लिए आया हूँ कि तुम कैसे हारती हो। जो सुनकर शिंग कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें कैसे पता कि मैं फेल हो जाऊंगी। तो हान उसे यहाँ पर रीज़न देने लग जाता है कि वो क्यों फेल हो सकती है और उससे पूछता है कि इससे पहले तुम मेडिकल रिपोर्ट बनाती थी लेकिन अभी अपनी कंपनी स्टैब्लिश करना चाहती हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम सक्सीड हो पाओगी। तो शिंगो से बोलती है कि जर्मनी जाने से पहले क्या तुम्हें फ्लुएंटली जर्मनी बोलनी आती थी, तब वहाँ पर जब उस एनवायरनमेंट में रहे तभी तो सीखे ना, ऐसे ही मैं भी सीख जाऊँगी। ये बोलकर अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी हान को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है कि डॉक्टर जियांग जीशिंग के बारे में पूछ रहे हैं कि वो हमारी टीम कब से ज्वाइन करेगी। तो हान कहता है कि उनसे कह दो मैं किसी और को उनकी टीम में इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, क्योंकि उसे पता था कि अब जीशिंग उसके साथ बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली है। अगले दिन अब जीशिंग को लेकर एक घर के सामने आता है और बताता है कि हम यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करेंगे। जो देखकर वो उसका रेंट पूछती है तो बताता है कि मेरे पापा ने सबसे पहले यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमें रेंट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और अब उन्हीं की तरह हम भी अपना बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन जैसे ही वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर की सारी धूल उनके ऊपर आ जाती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान वगैरह पड़ा हुआ था। पर शिंग खुश होकर बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, हम इसे साफ़ कर लेंगे। फिर वो उसे अपना सेविंग कार्ड देती है कंपनी शुरू करने के लिए, पर वो मना कर देता है और कहता है कि मेरा डैड ने मुझे कुछ सरप्राइज़ दिया है जो कि उसे यहाँ पर रखे हुए एक लेटर में मिलेगा। अब जैसे ही वो उस लेटर को खोलकर देखता है तो उसमें लिखा था कि मैं तुम्हें कुछ भी पैसे नहीं दे रहा हूँ और ना ही तुम्हारी कोई कॉल उठाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं ये घर तुम्हें ऑफर में दे सकता हूँ और तुम इसी से अपना बिजनेस शुरू करो।
और जब तुमसे बिजनेस ना हो पाए तो मेरे पास वापस आ जाना काम में हाथ बटाने के लिए। ये सुनकर वो फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाने लग जाते हैं कि अरे मेरा स्टार्टअप कैपिटल कहाँ चला गया। तो शिंग उसे अपना कार्ड देती है ताकि इससे वो लोग अपने शुरू कर सके। पर उसे ये पैसे लेते हुए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि ये जीशिंग के घर की सेविंग के पैसे थे। तो जीशिंग उसे बोलती है कि अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करो, जिसके लिए वो मान जाता है। और अब दोनों साथ में मिलकर अच्छे से सफाई करके वहाँ पर अच्छे से अपना सेटअप वगैरह बना लेते हैं और सोचने लग जाते हैं कि कैसे वो यहाँ पर अच्छे से काम करेंगे, कैसे यहाँ पर उनके एम्प्लॉयज़ वगैरह होंगे। फिर जो उसे रूफटॉप पर लेकर जाता है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थी, जहाँ पर उन्हें डायरेक्टली सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही थी। जिसके बाद हम जीशिंग को अपने घर पर देखते हैं जब वो काम कर रही थी। तो यीचंग उसे अपनी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए भी बोलता है और अपनी टेबल पर बैठकर बुक रीड करने लग जाता है। तो शिंगो से बताती है कि कैसे जब वो आज ऑफिस की रूफटॉप पर थी तो मैंने सोचा कि ये वो जगह है जहाँ से मेरा ड्रीम स्टार्ट होगा। पर यीचंग कुछ भी नहीं बोलता। तो शिंगो से पीछे से हक करके कहती है कि तुम आना चाहोगी वहाँ पर वो मना कर देता है और बोलता है कि मेरे पास तो अपना एक स्टार है जिसे मैं रोज़ देख सकता हूँ। अगले दिन हान का असिस्टेंट उसे जीशिंग ने जो अपनी शिंगचैंग कंपनी का फोरम बनाया था उसे दिखाता है। ये देखकर वो कहता है कि ये लड़की तो सच में अपना सर दीवार पर मारना चाहती है। दूसरी तरफ जू अपने कॉलेज के 2 जूनियर को काम करने के लिए वहाँ पर लेकर आता है और शिंग से मिलवाता है। तो शिंग उन्हें काम समझाने लग जाती है कि उन्हें क्या क्या करना है। जिसके बाद वो जू के साथ इन्वेस्टमेंट की बात करने के लिए उसे लेकर जाती है। दूसरी तरफ हान अकेले ही बास्केटबॉल खेल रहा था और शाहो से आकर बताता है कि तुम्हारी जीशिंग इन्वेस्टर के पास जा रही है, मुझे भी उसका प्रपोजल आया है। पर हान कहता है कि तुम्हें भी पता है ना कि इन्वेस्टर कैसे होते हैं, फ्लैशी बट एकदम यूजलेस। अब जैसे जैसे हान बता रहा होता है जीशिंग भी ठीक वैसे ही इन्वेस्टर से मिल रही होती है। कोई उनसे बहुत ज़्यादा शेयर्स मांग रहा होता है तो कोई उनका प्रपोजल चुराने की कोशिश कर रहा होता है। इतने दिनों में उन्हें एक भी ढंग का बंदा नहीं मिल पाता जो कि उनके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर सके। तो शाओ यहाँ पर हान से पूछता है कि क्या तुम उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे। इस पर हान बोलता है कि हाँ ज़रूर, लेकिन अगली बार। जिसके अगले दिन जीशिंग बैंक से लोन लेने का ट्राई करती है पर क्योंकि उनका स्टार्टअप था तो इसीलिए उन्हें लोन भी नहीं मिल पाता। अब वो अपने अकाउंट का बैलेंस देखकर हान की बात याद करती है कि उसका स्टार्टअप कैपिटल ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। उसी वक्त उसे जू कुछ बताने के लिए आता है। वो कहता है कि वो अभी प्रिंटिंग मशीन अफोर्ड नहीं कर सकते। उसी वक्त शिंग को हान के असिस्टेंट सॉन्ग का कॉल आ जाता है ये बताने के लिए कि हान उसे कल 12 बजे मिलना चाहता है, लेकिन वो मना कर देती है। जो ये सुनकर उसे बोलता है कि हम उसे इन्वेस्टमेंट के लिए तो मिल ही सकते हैं ना। जहाँ काफ़ी सोचने के बाद अब वो उसे मैसेज कर देती है कि कल वो उससे मिलने के लिए आ जाएगी। जिसके अगले दिन ये दोनों हान के ऑफिस में बैठे होते हैं जहाँ पर जू देख रहा था कि उसका कितना बड़ा ऑफिस है। तभी वो उसके टेबल पर उनका प्रपोजल देखता है जिसमें उसने कुछ कमेंट्स लिखे हुए थे कि उनके बिजनेस में क्या क्या कमी है। तभी वहाँ पर हान आ जाता है। जू उसे कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपके पास हमारा प्रपोजल है। तो हान कहता है कि तुमने अपने प्रपोजल को ऐसे लीफलेट की तरह बांटा हुआ है, भला मैं इसे कैसे अवॉइड कर सकता था। जो सुनकर दोनों शांत हो जाते हैं और शिंगो से कहती है कि मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़े प्रपोजल पर जो कि बहुत ही अच्छे हैं। तो वो उसे बताती है कि उनके पास टैलेंट है लेकिन अभी से इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो हान बोलते हैं कि पीपीटी दिखाकर तुम्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए, तुम्हें क्या इन्वेस्टर्स एंजल लगते हैं। वो उसे कहता है कि इससे अच्छा तुम 3D प्रिंटिंग यहाँ पर क्यों नहीं करती हो, हम इसका डिपार्टमेंट यहाँ पर स्टैब्लिश करने वाले हैं और तुम लोग इसके इंचार्ज रहोगे। ये बोलकर उन्हें अपना प्रपोजल देता है पर शिंग उस प्रपोजल को नहीं लेती, लेकिन जो उसे उठाकर पढ़ने लग जाता है। शिंग अब यहाँ पर उससे पूछती है कि आखिर हमारे में प्रॉब्लम क्या है। तो हान बताता है कि तुम्हारे पास टैलेंट होगा और समझो चलो फंड्स भी आ गए, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम्हारे पास ना सेल्स है और ना ही चैनल, जिसकी वजह से तुम अगर अपना प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेकर भी आ गई तो भला उसे बेचोगी कैसे। जो सुनकर शिंग उसे थैंक यू बोलती है ये सब बताने के लिए और कहती है कि आगे हम कभी साथ में काम करेंगे क्योंकि हम पहले फ्रेंड्स रह चुके हैं। पर वो उसे डायरेक्टली बोल देता है कि बिजनेस के अंदर कोई भी फ्रेंडशिप नहीं होती, या तो पार्टनर्स होते हैं या फिर एनिमीज़। जो सुनकर शिंग पोलाइटली बोलती है कि ये तो हमारा ऑनर है कि हम आपके एनिमी बने। हानो से बोलता है कि तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो कि तुम सक्सीड करोगी। तो शिंगो से बोलती है कि भले ही तुम्हें हमारी कंपनी में बहुत सारी प्रॉब्लम दिख रही होगी, लेकिन हम लोग गोल्ड है और गोल्ड हमेशा शाइन करता है। हान कहता है कि इस सिटी में हर एक जगह पर तुम्हें गोल्ड मिल जाएगा। शिंग कहती है कि लाइफ बहुत ही बड़ी है, हम ट्राई करते रहेंगे और अपना प्रपोजल लेकर चली जाती है। जैसे ये लोग कंपनी से बाहर आते हैं तो जीजा उसे कह रहा होता है कि हम लोग डोंगयान में काम कर सकते हैं, उन्होंने कितना अच्छा प्रपोजल हमें दिया है। पर शिंग गुस्से में उसे समझाती है कि ये सब उसकी ट्रिक थी हमें मैनिपुलेट करके ज्वाइन करने की, और अगर हम ऐसे बॉस के अंडर काम करेंगे तो हमारी लाइफ कैसे होगी। उसने जो उसके प्रपोजल पर रिमार्क्स लगे थे वो उसे फेंक कर बोलती है कि हमें बस आगे बढ़ते रहना है, लेकिन तभी उस फेंके हुए प्रपोजल को फिर से लेकर आ जाती है ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके। इधर हान का सेक्रेटरी उसे बोलता है कि आपने शिंग के लिए इतना किया लेकिन उसने फिर भी आपको रिजेक्ट कर दिया,
तो हान खुश होकर कहता है कि वो ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाएगी। जिसके बाद हम शिंग की रूममेट हुआन को देखते हैं जो कि लाइव स्ट्रीम कर रही थी किसी और लाइव स्ट्रीमर के साथ कम्पीट करके, जहाँ पर कोई मिस्टर लू नाम का पर्सन आकर उसके ओपोनेंट को सपोर्ट करता है। जिस बीच शिंग भी अपने रूम में बैठकर हान के जो कमेंट्स थे उनको अच्छे से पढ़कर प्रॉब्लम नोट कर रही होती है। दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहा था। हान भी यहाँ पर उसके साथ होता है। वो उसे बोलता है कि मैंने आज तक शिंग जैसी लड़की नहीं देखी जो बार बार तुम्हारा प्लान खराब कर रही है। वो उसे उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कहता है, जो सुनकर हान बोलता है कि कोई भी इस तरीके से अपनी कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता। उसके पास बहुत ही आइडियाज़ है, वो अच्छे से काम भी करती है, लेकिन अगर वो डोंगयान में काम करेगी तो उसकी एबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ेगी। पर उसकी खुद की कंपनी में उसे सिर्फ टेक्निकल्स ही नहीं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैंडल करनी पड़ेगी। शाओ से कहता है कि तुम तो उसे पसंद करते हो ना, तो प्यार के लिए उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। इस पर हान कहता है कि मैं कभी प्यार की वजह से उसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा और वो भी ये नहीं चाहेगी। अगले दिन फिर हम शाओ को देखते हैं जो एक अंडरग्राउंड पार्किंग के अंदर अपनी कार लगा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी जगह पर लिली आकर अपनी गाड़ी लगा देती है, जिसे वो ऐसे करते हुए बस देखता ही रह जाता है। अब लिली मॉल में होती है जहाँ पर कोई बच्चा आकर उसे टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसका पर्स नीचे गिर जाता है। अब जब वो अपना सामान उठा रही थी तभी शाओ भी आकर उसकी हेल्प करते हैं। जब वो उसके पास एक VIP कार्ड देखता है तो लिली भी उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है। इधर शिंग अपने ऑफिस को डेकोरेट करते हुए जीसॉ को बताती है कि हान के कमेंट्स पढ़ने के बाद मैंने नया प्रपोजल बनाया है, जहाँ पर जीसॉ अपने आप को डाउट करते हुए कहता है कि क्या वो सक्सीड कर पाएंगे। तो शिंग उससे कहती है कि कंपनी ऐसे ही स्टार्ट होती है, एक एक प्रॉब्लम ढूंढो और उन्हें सॉल्व करो। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड्स लिली, शूजी और युआन आ जाती हैं जो कि उनकी कंपनी के लिए कुछ सामान वगैरह लेकर आए हुए थे। जहाँ पर जीजो तो बस लिली को देखते रह जाता है क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ये सभी लोग अब रूफटॉप पर जाकर बारबेक्यू बना रहे थे, जहाँ पर जीजो लिली की हेल्प कर रहा था, जिन्हें इस तरीके से शिंग भी देख रही थी। तभी शूजी यहाँ पर सभी लोगों से बोलती है कि हमें ईचन का वेट करना चाहिए, पर शिंग बताती है कि वो किसी इंपॉर्टेंट काम में है तो वो नहीं आ पाएगा। जो सुनकर वो थोड़ी सी सैड हो जाती है और उसके बिहेवियर से साफ पता चल रहा था कि वो ज़रूर ईचन को पसंद करती है। इसी बीच जीजू और लिली बातें कर रहे थे कि उनका कॉलेज कब कंप्लीट हुआ, जहाँ बातों ही बातों में उसे पता चल जाता है कि वो उसे 3 साल बड़ी है, लेकिन उसके लिए ये सब मैटर नहीं करता था। तब ये लोग शिंग से उसके इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछने लग जाते हैं, तब वो उन्हें बताती है कि वो किस किस टाइप के इन्वेस्टर से मिले। इसी बीच शूजी यहाँ पर बोलने लग जाती है कि मेरी मॉम ने एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है, मुझे वहाँ पर मेरी मॉम की वजह से ज़बरदस्ती जाना पड़ रहा है और वो लड़का भी अपने साथ किसी को लेकर आने वाला है। जहाँ उसके इंसिस्ट करने पर शिंग और मैंग मान जाते हैं। अगले दिन हम उस लाइम स्ट्रीम वाले लड़के मिस्टर लू को देखते हैं जो कि फ़ोन में गेम खेल रहा था। तभी हान उसे पिक करने के लिए आता है। असल में ये लड़का हान तिंग का अंकल होता है। हान उसे बोलता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे तुम्हें ब्लाइंड डेट पर लेकर जाने के लिए कहा है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाता। तो लू यहाँ पर उसे कंप्लेन करता है कि उसकी मॉम हमेशा उस पर चीज़ें फोर्स करती है, मैं तो सिर्फ अब ये भी ग्रेजुएट हुआ हूँ फिर भी वो मुझे ब्लाइंड डेट पर भेज रही हैं। तो हान उससे पूछता है कि क्या तुमने प्रपोजल रेडी कर लिया जो तुम अपना बार ओपन करना चाहते थे। ये सुनकर वो काफ़ी खुश होकर हाँ बोलता है कि आप इसके लिए मान गए और उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लग जाता है। पर हान उसे बोलता है कि अगर आज तुम ब्लाइंड डेट पर अच्छे से बिहेव करोगे तभी मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगा और तुम्हें उस बार को मुझे अच्छे से रन करके दिखाना होगा। इसीलिए वो चुपचाप यहाँ पर बैठ जाता है। इसके बाद शूजी मैंग के साथ उसी होटल में आ जाती है जहाँ पर हान ने रूम बुक किया हुआ था। वहाँ पर पहले से लू और हान बैठे हुए थे, जहाँ पर लू अपने आप को और हान को इन लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है। तो शूजी भी खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि उसकी एक और फ्रेंड आ रही है जो कि ट्रैफिक में फंस गई है। जहाँ जैसे वो मैंग को देखता है तो उसे चिल्लाकर कहता है कि अरे तुम तो स्टार लेमन हो ना जो कि लाइव स्ट्रीम करती हो। वो कहती है कि अच्छा आपने मेरी लाइव स्ट्रीमिंग देखी है, और वो हंसने लग जाता है। और अब जब ये लोग आपस में बात कर रहे थे तभी हान को किसी का कॉल आ जाता है, इसलिए वो बाहर बात करने के लिए जाता है। अंदर ये लोग लाइव स्ट्रीमिंग की बातें कर रहे थे, जहाँ पर मैंग को याद आता है कि ये तो उसकी लाइव स्ट्रीम वाला मिस्टर लू है, जो देखकर वो बोलती है कि तुम ही वो रिच इडियट हो ना जो कि मुझे उस लड़की के साथ बुली कर रहे थे लाइव स्ट्रीम पर। तो लू कहता है कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा काइंड है, जहाँ पर इन दोनों की बहस ना हो जाए, इसलिए शूजी उन्हें शांत करने की कोशिश करती है और दोनों गुस्सा होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। बाहर हान शाओ से बात कर रहा था, जहाँ पर वो उसे बताता है कि उसकी कज़न युआन भी 3D प्रिंटिंग में इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को ढूंढ रही है, वो भी तुम्हारे नाम से, जिस चीज़ को हान ने पहले ही गैस कर लिया था। और शाओ से ये भी बोलता है कि अगर उसने किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो हमारी हानाई टेक्नोलॉजी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो हान उसे बोलता है कि अगर वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करे तो उस कंपनी को रुइन कर दो। ये बोलकर फ़ोन कट कर देता है।
तभी वहाँ पर शिंग आकर हान को देखती है और सोचने लग जाती है कि मैं भला हर जगह पर इससे क्यों मिल जाती हूँ। हान उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर लंच करने के लिए आई हो? तो बोलती है कि मैं एक एंजल इन्वेस्टर से मिलने के लिए आई हूँ। ये बोलकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो हान भी उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। अब दोनों उसी रूम की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ शिंग को लगता है कि ये ना इसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो हान को पहले जाने के लिए बोलती है। अब वो जैसे ही जाकर रूम का दरवाज़ा खोलता है तो उसे पता चलता है कि जिस रूम में उसकी फ्रेंड का ब्लाइंड डेट है वो भी उसी रूम में है। इसीलिए वो भी चुपचाप स्माइल करते हुए टेबल पर आकर बैठ जाती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड्स हान को उसकी कंपनी के हालात के बारे में बताते हैं और इन्वेस्टर्स के बारे में बता देते हैं कि उसे कैसे कैसे इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं। जो सब देखकर शिंग उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग शांति नहीं होते। मैंग तो यहाँ पर ये भी बता देती है कि उनमें से एक इन्वेस्टर तो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी था, जो सुनकर शिंग हंसते हुए उसे मारने लग जाती है। तो हान बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो ना तो मुझसे बात करना, जो सुनकर मैंग उन दोनों को वीचैट पर ऐड करने के लिए कहती है। सुनते ही हान फटाफट से उसे अपना कोड स्कैन करने के लिए दे देता है। तो शिंग को भी अब ना चाहते हुए उसे वीचैट पर ऐड करना पड़ता है। फिर जब ये लोग लंच के बाद जा रहे थे तब भी हान शिंग को स्माइल करके बाय बोलता है, जो चीज़ लो भी नोटिस कर लेता है और वो कार में हाथ से उससे पूछता है कि तुम जीशिंग को पसंद करते हो ना, पर वो कुछ भी नहीं बोलता और पूरे रास्ते सिर्फ पागलों की तरह मुस्कुराते रहता है। इधर घर में शिंग अपनी फ्रेंड्स को बता रही होती है कि वो जिस ट्रिकी इन्वेस्टर के बारे में उससे बता रही थी वो हान ही है। उसने लंच के टाइम पे कितनी बार उन लोगों को सिग्नल दिया कि वो इस सब के बारे में ना बात करें, लेकिन वो लोग फिर भी उसके बारे में बोले ही जा रहे थे, जो देखकर उसकी फ्रेंड्स उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि उन लोगों ने उसे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरस फील करवाया और बोलती है कि सच में हान तो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है कि कितने अच्छे से वो हम लोगों के सामने प्रिटेंड कर रहा था। जहाँ पर शूजी उन्हें बोल देती है कि वो अब वापस से लू से नहीं मिलने वाले क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। जो सुनकर वो दोनों पूछते हैं कि भले वो कैसी लड़की को पसंद करती है, तो वो उन्हें बताती है कि जो जेंटल और पीसफुल हो और एकदम स्टेबल लाइफ जीता हो। अगर उसे खाना बनाना आता हो तो ये तो और भी अच्छा है। ये सुनकर मैंग बोलती है कि अरे ये तो ये जिन जैसा लड़का हुआ ना, जो सुनकर वो सैड हो जाती है। जिसके अगले दिन जीजो शिंग को ऑफिस में आकर बताता है कि कल उसे नए प्रपोजल को देने के बाद इन्वेस्टर खुश तो हुआ, लेकिन कोई एनालॉग प्रोडक्ट ना होने की वजह से उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। ये सुनकर शिंग उसके एम्प्लॉयज़ और जीजो से कहती है कि हमें और ज़्यादा मेहनत करके अपना एनालॉग प्रोडक्ट जल्दी ही बनाना पड़ेगा, जिसके लिए सभी लोग हाँ बोलकर काम में लग जाते हैं। अब दोपहर में वहाँ पर ये चैन आता है सबके लिए खाना लेकर। शिंग उसे देखकर काफ़ी खुश होती है और अपने एम्प्लॉय से उसे इंट्रोड्यूस करवाती है। तो ये चिंग उन्हें आराम से खाना खाते हुए काम करने के लिए बोलकर खुद साइड में बैठ जाता है ताकि उन्हें डिस्टर्ब ना हो। फिर शाम के वक्त वो रूफटॉप पर जाता है और शिंग ने जो उसे बोला था उसके ड्रीम के बारे में उसे याद करते हुए खुश होता है, लेकिन फिर सैड होकर सोचता है कि क्या मैं भी उसके फ्यूचर प्लान में ऐड हूँ। अब काम खत्म करने के बाद वो उसे कार से घर वापस लेकर जा रहा था, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि 4 दिन बाद हमारी 4th एनिवर्सरी है तो हमें कहाँ पर सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है तो वो कार के अंदर ही सो गई थी। ये देखकर वो काफ़ी सैड हो जाता है कि उसके पास तो उसके लिए बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है। अब जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं तो शिंग उठ जाती है। वो उसे आराम से अब अपने घर जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसे अपने घर पर जाकर और भी काम करना था। जाने से पहले वो उसे बोलती है कि तुम्हें ओपरास पसंद है ना, तो हम अपने 4th ईयर की एनिवर्सरी के लिए वहाँ पर जाएंगे, जिसकी उसने 2 टिकट भी खरीद ली होती है। ये देखकर वो खुश होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊँगा। अगले सीन में अब मैंग अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है, जिसमें लू भी ज्वाइन करता है और उसे मोक करता है, जिससे गुस्सा होकर वो उसे ब्लॉक कर देती है। अब अगले दिन शिंग अपने एम्प्लॉयज़ को बताती है कि उनका एनालॉग प्रोडक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो उसकी एम्प्लॉय शिया उसे बोलती है कि फिर तो हमें उसे टेस्ट करने के लिए प्रिंटर खरीद लेना चाहिए। तो शिंग बोलती है कि प्रिंटर तो जल्दी ही आ जाएगा और अभी उन्हें 3 दिन को ऑफ देती है। जिनके जाने के बाद जीजू सैड होकर प्रिंटर के बारे में सोचता है कि अब वो लोग क्या करें, क्योंकि प्रिंटर खरीदने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा पैसे चाहिए था। पर तभी उसे आइडिया आता है कि वो लोग प्रिंटर रेंट पर ले सकते हैं और अगर एक बार वो लोग अपना एनालॉग टेस्ट कर लें तो इससे उन्हें इन्वेस्टमेंट मिलने में भी आसानी होगी। इसीलिए अभी दोनों प्रिंटर रेंट पर लेने के लिए कंपनीज को कॉन्टैक्ट करने लग जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।